बांसवाड़ा से खबर है जहां पर पीएचईडी विभाग के वायरल वीडियो में आया नया मोड़। पीएचईडी विभाग के एससी ने खुद जाकर बनाया था वीडियो वायरल कर फैलाई भ्रामक जानकारी और बताई शराब पार्टी। एससी चारण के निर्देश पर संडे के दिन खुलाया था ऑफिस और अकाउंटेंट ऑफिस में पहले से नियमों को ताक पर लगा रखा था सीसीटीवी कैमरे। सवाल जब पुलिस के मेडिकल में नहीं आया शराब पीने की रिपोर्ट और वायरल वीडियो में शराब की बोतल नजर आई तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्या एससी चारण का ऑफिस के कर्मचारियों में चल रहा था मतभेद? जिस अकाउंटेंट पर लगे आरोप उसने कहा मेरी 7 पीढ़ी नशे से दूर बदनाम करने की साजिश। वीडियो खुद पीएचईडी विभाग के एससी ने खुद बनाया और वायरल बताने के पीछे क्या वजह है, ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। तो अकाउंटेंट ऑफिस में शराब पार्टी का जो वीडियो है वो सामने आया है। आपको बता दें एससी चारण के निर्देश पर संडे को ऑफिस खुलवाया गया था। पीएचईडी विभाग बांसवाड़ा में वायरल वीडियो नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। पीएचईडी विभाग के एससी ने खुद जाकर ये वीडियो बनाया था और वीडियो वायरल कर भ्रामक जानकारी फैलाई और इसे शराब पार्टी बताया। एससी चारण के निर्देश पर संडे के दिन यहां पर ऑफिस खुलवाया गया था। अकाउंटेंट ऑफिस में पहले से नियमों को ताक पर रखकर सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे थे। सवाल ये है कि जब पुलिस के मेडिकल में शराब पीने की रिपोर्ट नहीं आई, ना ही वायरल वीडियो में शराब की बोतल नजर आई, क्या एससी चारण का ऑफिस के कर्मचारियों के साथ मतभेद चल रहा है और इसीलिए विवाद पनपाने का प्रयास हो रहा है? क्योंकि जिस अकाउंटेंट पर आरोप लगे उसने ये कहा है कि मेरी 7 पीढ़ी तक नशे से दूर है, मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वीडियो खुद पीएचईडी विभाग के एससी ने खुद बनाया था, तो वायरल बताने के पीछे आखिर क्या वजह है? क्या कोई साजिश रची जा रही है अकाउंटेंट को बदनाम करने की, या फिर क्या है पूरा मामला? इसकी जांच होनी चाहिए और गहनता से जांच होनी चाहिए। एससी चारण के निर्देश पर संडे के दिन ऑफिस खुलवाया गया। एससी चारण ने ही वीडियो बनाया। अकाउंटेंट ऑफिस में पहले से नियमों को ताक पर रखकर यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। तो क्या पूरा एक जाल बिछाने की कोशिश की गई, कोई साजिश रचने के लिए? तो बांसवाड़ा पीएचईडी विभाग का ये प्रकरण जहां पर एससी चारण पर साजिश रचने का आरोप लगाया जा रहा है। जिस अकाउंटेंट पर शराब पीने के आरोप लग रहे हैं वो अकाउंटेंट कह रहा है कि मेरी 7 पीढ़ी नशे से दूर है, मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। वीडियो खुद पीएचईडी विभाग के एससी ने बनाया था और फिर कहा कि वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल बताने के पीछे की क्या वजह है, सबसे बड़ा सवाल। तो बांसवाड़ा में पीएचईडी विभाग के वायरल वीडियो में नया मोड़ आ गया है। पीएचईडी विभाग के एससी ने खुद जाकर बनाया था वीडियो और अकाउंटेंट को फंसाने का आरोप एससी पर लग रहा है। वीडियो वायरल कर फैलाई भ्रामक जानकारी। एससी चारण के निर्देश पर संडे के दिन खुलाया गया था ऑफिस। और अब खबर जयपुर से है जहां पर राज्यपाल से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मुलाकात की है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से राजभवन में मुलाकात की गई है। कानून एवं न्याय और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मुलाकात की है। राज्यपाल बागड़े से उनकी शिष्टाचार भेंट की जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। वहीं शाहपुरा शहर को दहला देने वाली त्रिमूर्ति चौराहे पर फायरिंग की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। वहीं चारों आरोपियों की पुलिस ने शहर के त्रिमूर्ति चौराहे से परेड भी निकाली है। तो आरोपियों की शहर में परेड निकाली गई। उसके बाद ये फायरिंग करके चारों बाइक पर और समीलिया रोड होते हुए लामिया टोल के आसपास पहुंच गए और वहां पर एक पेट्रोल पंप पर इन्होंने अपनी दोनों मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी। वहां पर फयाज पहले से अपनी जो गाड़ी थी i20 वहां लेकर खड़ा था। उसके बाद ये वापस से मोटरसाइकिल खड़ी करके उस गाड़ी में घूमते रहे, विजयनगर और ईमानदारवाड़ा के आसपास घूमने, और रात भर के बाद इस सुबह
वापस आए और अपनी बाइक लेके और वापस भीलवाड़ा चले गए। और ये जो 4 आरोपी थे, मोहम्मद तो वहीं रुक गया और 4 आरोपी पहुंच के उदयपुर जाने की फिराक में थे। हमारी टीम इनके लगातार सुबह से संपर्क कर रही थी, पीछा कर रही थी। और चित्तौड़ के आसपास हमारी जो डीएसटी टीम थी, विशेष और साइबर टीम थी, इसका पीछा करते हुए उनकी गाड़ी पलटी खा गई। तो उसमें से एक आरोपी मोइन तो फरार हो गया, बाकी जो 3 आरोपी थे उनको हमने डिटेन कर लिया, राउंड अप कर लिया। और मोहब्बत है, इसको भी हमारी विशेष टीम ने भीलवाड़ा से डिटेन कर लिया। इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर सरकार के आदेशों की होली जलाकर विरोध जताया है। महासंघ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों से बार बार वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी आंदोलनों के जरिए सरकार को हमारी मांगों से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सरकार लगातार कर्मचारियों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है। वहीं दूदू उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने आज उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी वर्मा ने उप जिला प्रशासन के साथ कई विषयों को लेकर चर्चा की है। साथ ही परिसर को साफ सुथरा रखने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही दवा केंद्र पर सुधार करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। भवन के रखरखाव और समय समय पर मरम्मत करवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उपखंड अधिकारी वर्मा ने उप जिला प्रशासन को चेताया है कि स्वच्छता को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के खानपुर चौक के पास बीती रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को जयपुर रेफर किया गया है। सूचना मिलते भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों कारों को जब्त कर लिया गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से खानपुर चौक पर स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे टाले जा सकें। तो भिवाड़ी में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जैसलमेर जिले में हुए भीषण बस अग्निकांड के बाद अब तक 19 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है और सभी शव पूरी तरह जल चुके हैं, जिससे उनकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। इस बीच सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल ने बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि शवों की शिनाख्त के लिए जोधपुर लैब में डीएनए मिलान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डॉक्टर पालीवाल ने बताया कि मृतकों की पहचान के लिए 21 बर्न सैंपल हैं वो लिए गए हैं और उन्हें जोधपुर फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इसके साथ ही 9 मृतकों के परिजनों के डीएनए सैंपल भी भेजे गए हैं। कुछ परिजनों ने सीधा जोधपुर पहुंचकर भी अपने सैंपल जमा कराए। तो जैसलमेर बस अग्निकांड और सैंपल भेजे गए हैं फॉरेंसिक लैब। कल शाम को जो वहाँ 19 लोगों की जो बॉडी निकाली गई थी, उनके सैंपल वहीं ले लिए गए थे और उनकी पैकिंग करके रात को ही रवाना कर दिए। और उनमें से हमारे पास जो 9 लोगों के परिजन आए थे, उनके सैंपल। डेयरी और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत विदेश यात्रा से जयपुर लौट आए हैं। डेनमार्क में प्रगतिशील किसानों और मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने 5 दिन तक डेनमार्क में डेयरी उत्पादन को बढ़ाने जैसे विषयों पर डेनमार्क के किसानों और कृषि विशेषज्ञों से चर्चा की है। और अब राजस्थान में भी डेनमार्क के नवाचारों का उपयोग किया जाएगा ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत से खास बात कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। सीधा उनके पास चलते हैं। लाल सिंह, देखिए नंदी, बिल्कुल कैसे हमारे किसानों का विकास हो, कैसे कृषि में नवाचार हो, कैसे डेयरी उत्पादन बढ़े, कैसे रोजगार के अवसर पैदा हो, इस लक्ष्य को लेकर किसानों के प्रगतिशील मंडल के साथ हमारे मंत्री गए। मेरे साथ डेयरी एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, उनसे बात करते हैं। जोराराम, सबसे पहले तो सच बदरक तरफ से आपका स्वागत है। आप वापस वतन वापसी हुई है आपकी, एक नवाचारों के साथ आप लौटे, इस उम्मीद के साथ लौटे कि अब डेयरी में नए प्रयोग होंगे, नए रोजगार मिलेंगे। कैसी आपकी यात्रा रही, किस तरह के प्रयोग हमें राजस्थान में देखने को मिलेंगे?
सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। और उन्होंने हमारे किसानों की चिंता की, हमारे पशुपालकों की चिंता की, किसानों की आय कैसे बढ़े, पशुपालकों की आय कैसे बढ़े और उनका उत्पादन कैसे बढ़े। इस दिशा में उन्होंने जो बजट में घोषणा की थी कि हम 100 प्रगतिशील किसानों को दुनिया के ऐसे जो देश है जहाँ पर किसानी के डेयरी फार्मिंग के काम होते हैं उन देशों की यात्रा कराएंगे और वहाँ यात्रा करके वहाँ उनका अध्ययन भी होगा, उनको वहाँ की प्रणाली भी देखने को अवसर देंगे। उन 100 किसानों की जो घोषणा के तहत, बजट घोषणा के तहत 38 किसान जो प्रगतिशील किसान हैं राजस्थान भर के, और हमारे 4 मंत्री और विभाग के अधिकारी सहित पूरा 52 सदस्यों का दल वहाँ डेनमार्क भेजा। और डेनमार्क जाकर के हमने वहाँ किसानों के साथ में डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारी जो वहाँ काम करने का तरीका, वहाँ जो डेयरिया है वो भी देखी। कृषि के क्षेत्र में उन्नत कृषि कैसे काम किया जाता है वहाँ, और पोल्ट्री फार्म भी देखे वहाँ के, और बागवानी के बड़े बड़े जो फार्म हैं वो भी देखे। तो ये सारों सेक्टर में निश्चित रूप से हमारे किसानों ने वहाँ बहुत सारे वहाँ की जो प्रणाली भी देखी। वैसे भारत में इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन वहाँ पे जैसे है ना प्रबंधन उनका, मैनेजमेंट उनका जैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ में होता है, इसलिए उन्होंने वो इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। दूसरी उनकी आबादी कम है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, वहाँ गाँवों में सिर्फ 11% आबादी बसती है और बाकी 89% आबादी वहाँ शहरों में बसती है। तो 11% आबादी में जो किसान फार्मर है वो बड़े बड़े फार्मर हैं, और एक एक किसान के वहाँ 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार बीघा ज़मीन है। और वो वहाँ पर जैसे कंपनियों के साथ में उनका MOU टाइप किया हुआ है, तो वो कंपनियों के साथ में मिलकर के जैसे वो खेती कृषि का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ की प्रणाली अलग टाइप की, हमारे यहाँ प्रणाली अलग टाइप की। हमारे छोटे छोटे किसान हैं और छोटे किसानों को रोजगार के अवसर देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता होती है। वहाँ बड़े किसान हैं, इसलिए वो बड़े किसान तो अपने आप में भी सक्षम होते हैं, तो इसलिए वहाँ की प्रणाली अलग है। लेकिन उनका काम करने का जो तरीका है वो हमारे किसानों ने देखा, वहाँ कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में और डेयरी के क्षेत्र में जो काम करने का तरीका है वो हमारे किसानों ने देखा, परखा और उसका अध्ययन भी किया। वहाँ कई कंपनियों के CEO के साथ में उनके प्रेजेंटेशन भी उन्होंने हमें बताए। उनको जो डेटाबेस प्रणाली है वो भी हमें उन्होंने हमें बताई। डेनिश फूड कॉरपोरेशन है जो उनके 400 कंपनियों के साथ में उनका जो कोऑपरेटिव के क्षेत्र में उन्होंने भी उनका प्रेजेंटेशन बताया। हमारे भारतीय राजदूत है मनीष प्रभा जी, उन्होंने भी हमारे किसानों को और प्रतिनिधिमंडल को भोज भी दिया। वहाँ के कई जैसे इन चारों सेक्टरों में जो वहाँ अनुभवी और विशेषज्ञ वहाँ डेनमार्क के लोग हैं या भारतीय लोग वहाँ जो काम कर रहे हैं उनको भी बुलाया और उनके भी विचार हम सब लोगों के बीच में साझा करने का अवसर मिला। तो एक दूसरे की जैसे जो काम करने का तरीका हम कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो सारे अनुभव भी एक दूसरे को साझा करने का अवसर मिला। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि एक तो एक बेसिक अंतर हमारे और वहाँ ये आबादी का, क्योंकि हमारे यहाँ जो अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है और वहाँ आबादी शहरी क्षेत्रों में है, लेकिन वहाँ उल्टा है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो एक तो उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे। और आपने एक बात और कही थी कि वहाँ तकनीकी पर आधारित है, तो यानी कि रोजगार की ज़्यादा चिंता है नहीं, बेरोजगारी वहाँ है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगारी को दूर करना भी आपके सामने चुनौती है, और ये जो जनसंख्या का अनुपात का डिफरेंस है ये भी एक चुनौती है। तो इसमें मिलाकर क्या ऐसे नवाचार हो सकते हैं जिनको यहाँ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? निश्चित रूप से जैसे वहाँ पे जो जैसे बागवानी का क्षेत्र ले लो, तो बागवानी के क्षेत्र में वहाँ मैन पावर की कम जरूरत होती है।
वो सारे के सारे काम मशीनों से करते हैं, नई टेक्नोलॉजी से करते हैं। तो उसमें बड़े बड़े बागवानी के उन्होंने फार्म हाउस खोल रखे हैं, तो उसमें मैन पावर 10-20 आदमी है, वो उस पूरे फार्म हाउस को संभाल लेते हैं। अब एक किसान है 2000 हेक्टेयर में खेती करता है, उसके 5 आदमी है, उसका पूरा फार्म हाउस संभाल लेता है, बाकी सारे की मशीनें काम करती है। डेयरी सेक्टर में वहाँ जैसे जो आधुनिक तकनीक तो लगी है, साथ ही साथ में जैसे हमारे जैसी वहाँ है, लेकिन कई जगह रोबोट काम करते हैं। तो रोबोट काम करते हैं तो उसको जैसे मैन पावर की ज़रूरत कम रहती है। तो ये वहाँ की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जैसे यदि हम रोबोट ले आएंगे तो हमारे यहाँ युवा बेरोजगार जो हमारे जो रोजगार के अवसर जिनको हम दे रहे हैं वो फिर और भी जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से तकनीक लाने की ज़रूरत है, लेकिन रोबोट लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे यहाँ जैसे लोगों को रोजगार के अवसर देने की, हमारा पूरा डेयरी सेक्टर आप देखो नीचे से लगा करके ऊपर तक सबको रोजगार देने का काम करता है। जहाँ से दूध जहाँ उत्पादन होता है किसानों को, पशुपालकों के घर में, और बूथ समितियों में या दूध संकलन केंद्र तक पहुँचता है। बूथ समिति या दूध संकलन केंद्र हमारे डेयरी तक दूध पहुँचाते हैं और फिर डेयरी वहाँ प्रोडक्ट बना करके बूथों तक और पॉलर तक पहुँचाने का काम करती है। इस पूरी चैनल में लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है, किसानों को रोजगार मिलता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पूरा का पूरा काम मशीनों से होता है, इसलिए वहाँ रोजगार, वैसे ही वहाँ पॉपुलेशन ही कम है, पॉपुलेशन कम है तो उनको रोजगार की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए वो मशीन से पूरा कॉमर्शियल बिजनेस करते हैं। तो इस तरह से हमारे और वहाँ डिफरेंस है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसी तकनीक, जैसे वहाँ जो तकनीक हमको देखने को मिली, वहाँ का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो हमको देखने को मिला। तो निश्चित रूप से हम मैनेजमेंट और प्रबंधन में यहाँ भी अच्छा और बेहतर करेंगे, जिससे हमारी भी व्यवस्थाएं सुधरे। एक सवाल तो मेरे जहन में आ रहा था जब मैं चर्चा कर रहा था कि वहाँ जो दूध है उसका जो टाइम पीरियड है खराब होने का बहुत अधिक है, यानी कि 1-1 साल तक दूध खराब नहीं होता। हालांकि हम भी सेना को सप्लाई करते हैं, वो भी 6 महीने करीब चल जाता है, लेकिन उस तकनीक को यहाँ हम ईजाद कर दें तो इसका बड़ा फायदा किसानों को मिल जाएगा। दूध की जो वहाँ पैकिंग होती है वो टेट्रा पैक में होती है, और हमारे यहाँ जैसे वो पाउच पैक होता है। तो पाउच पैक में और टेट्रा पैक में डिफरेंस रहता है। तो टेट्रा पैक लंबे समय तक खराब नहीं होता और क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो हमारे भी जैसे आर्मी को हम सप्लाई करते हैं वो टेट्रा पैक में करते हैं, आर्मी का दूध 6 महीने खराब नहीं होता। हम आवश्यकता के अनुसार यहाँ परिवर्तन भी करते हैं, जैसे जैसे जिस तरह की आवश्यकता रहती है, जैसी डिमांड रहती है, जनता के ऊपर ज़्यादा भार नहीं पड़े, महंगाई भी नहीं बढ़े, तो इस दिशा में आवश्यकता के अनुसार हम नवाचार भी करते हैं। आज आपने देखा होगा हमारे यहाँ पूरे 24 डेयरी संघों में पहले दूध का और घी का उत्पादन होता था। ठीक, अब धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ी, आइसक्रीम भी बना रहे हैं, मिठाइयाँ भी बना रहे हैं, सभी तरह के चीज़ भी बना रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे जो दूध के उत्पादन होते हैं वो सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो ये आवश्यकता के अनुसार उसमें हम नवाचार करते हैं और आगे भी करेंगे। दिवाली पर कुछ खास तैयारी इस बार डेयरी विभाग की? हाँ, दीपावली की सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे दीपावली के अवसर पर इस बार हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे तोहफे हमारे पूरी भारत की जनता को दिए हैं। जीएसटी में जो छूट है 28% जिस चीज़ों पे टैक्स लगता था, वस्तुओं पे लगता था, उनको 28 की जगह 18% में तब्दील कर दिया, तो 10% टैक्स की छूट मिली। जिसके ऊपर 12% टैक्स लगता था उनको घटा करके 5% में जोड़ दिया, तो मतलब 7% उसमें छूट मिली। और कई ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्रियाँ हैं, स्कूल के बच्चों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं, जिनके ऊपर 12% भी लगता था, 18% भी लगता था और 5% भी लगता था, उनको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया।
तो इस तरह से दिवाली के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों को, कोई वर्ग को अछूता नहीं रखा है, सबको मतलब बहुत सारी जो है ना छूट दी है और सरकार के खजाने में नहीं आकर के वो जनता की जेबों में रहा है, तो एक बचत जनता की हुई है। तो ये दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ जनता को दीपावली के अवसर पर मिलेगा। वो और भी ज़्यादा अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा खरीदारी कर सकेंगे, मिठाइयाँ भी ला सकेंगे, अन्य सामग्री भी जरूरत है वो उस बचत में से ज़्यादा कर सकेंगे। मैं इस अवसर पर जानकारी आपको देना चाहूँगा कि हमारा जो सरस परिवार है, हमारे चॉइस डेयरी संघ पूरे के पूरे राजस्थान में दूध के दूसरे उत्पादन तो करता ही है, लेकिन साथ में जो दीपावली का त्यौहार आता है उस समय मिठाई भी हम क्वालिटीपूर्ण बनाते हैं, गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। पिछले साल हमने 125 टन मिठाई हमारी बिकी थी और 125 टन मिठाई भी 2 दिन पहले ख़त्म हो गई थी और लोगों की भीड़ चरस बूथों पे या काउंटरों पर थी। तो चरस के प्रति लोगों का विश्वास है और उसी विश्वास को हम कायम रखेंगे। और इस साल भी जैसे हमने सभी जगह निर्देशित कर रखा है कि भाई आप मिठाई का प्रोडक्शन बढ़ाओ, उसको ज़्यादा बढ़ाओ, जिससे लोगों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मिठाई मिल सके और समय पर उपलब्ध हो सके। तो हम इस बार ज़्यादा मिठाई बना रहे हैं जिससे लोगों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मिठाई मिल सके। ये थे कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, जिनका कहना है कि डेनमार्क से जो नवाचार लेकर आए उनको राजस्थान में जमीनी धरातल पर उतारा जाएगा ताकि यहाँ का किसान और पशुपालक भी खुशहाल बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट जैकी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। शुक्रिया लाल सिंह जुड़ने के लिए, और मंत्री जी जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे ऐसे हम उम्मीद करते हैं राजस्थान के अंदर किसानी में और डेयरी उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोटा के खातौली में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। नायब तहसील कार्यालय में रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। केथुदा हल्के का पटवारी प्रधान चौधरी 45,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। पटवारी को लेकर खातौली थाने पहुंची एसीबी की टीम। सीमा ज्ञान करने को लेकर परिवादी से ली गई थी 50,000 की रिश्वत राशि। परिवादी से 5,000 ले चुका था पहले। नायब तहसील कार्यालय में ली जा रही थी रिश्वत और अभी फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी आगे की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां पर नगर परिषद कर्मचारियों ने पेमेंट ना होने को लेकर हड़ताल की है। सुबह यहां पर बाजार की सफाई नहीं की गई। कर्मचारी समर्पित अवकाश के भुगतान की मांग कर रहे हैं। नगर परिषद आयुक्त की समझाइश के बाद लौटे काम पर। भुगतान न होने पर फिर से हड़ताल पर लौट सकते हैं कर्मचारी। वहीं कोटा के रामगंज मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब छोटे भाई की शादी की तैयारी कर रहे बड़े भाई बुरहान खान अचानक से 2 मंजिला मकान की छत से नीचे गिर गया। जानकारी के अनुसार बुरहान अपने मकान पर शादी की सजावट कर रहा था। इसी दौरान पैर फिसलने से वो सीधा सड़क पर आ गिरा। गिरने की आवाज़ सुनकर परिजनों और मोहल्ला वासियों ने अफरा तफरी फैल गई और लोगों ने तुरंत भाई को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर अभी फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं सरमथुरा कस्बे में गांधी घाट तालाब के पास सार्वजनिक स्थान पर बने शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। इस घटना से आमजन और हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौ सेवकों समेत बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने तत्काल सरमथुरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी है। इसके बाद उपखंड अधिकारी अमन चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने पत्थर से शिवलिंग को तोड़कर टुकड़े कर दिए, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इंदिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर और पूर्व अधिशासी अभियंता राम अवतार मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र के नेतृत्व में चल रहे अनुसंधान में खुलासा हुआ कि मीणा ने अपनी वैध आय से 115% अधिक करीब
2.77 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। एसीबी की गोपनीय जांच में सामने आया कि आरोपी ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में 6 प्लॉट और मकान, रोहिणी नगर में मुख्य मार्ग पर करोड़ों की जमीन, अचलपुरा में लाखों की जमीन, गंगापुर सिटी में मुख्य चौराहे पर प्लॉट और करौली के खिरखड़ा गांव में आलीशान फार्म हाउस खरीदा है। इसके अलावा गंगापुर सिटी और हिंडौन के धंधावली गांव में भी उनकी संपत्तियां पाई गईं। एसीबी की टीमें वर्तमान में जयपुर, गंगापुर सिटी और करौली समेत करीब 1 दर्जन ठिकानों पर तलाशी ले रही है। जांच में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।